स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप थ्री जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अब हम लोग जो है टाइप 3 जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं। टाइप 2 तक कर लिया हम लोग। यूक्लिड भाग लेमा से दो टाइप का क्वेश्चन बनाए। एक यूक्लिड भाग लेमा से मौसा निकालना सीखे और फिर यूक्लिड भाग लेमा के मदद से दूसरे कथन को सिद्ध करना सीखे। उसमें कई तरह के कथन थे, जिसमें वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी किए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन भी कर लिए। अब जो है नया टॉपिक है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड जो है ये क्या हो गया जी? ठीक हो गया। तो बिहार बोर्ड जो है इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें कितना वैरायटी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें जो है ना आपको 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछता है। 3-4 तरह से क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, सिंगल जो अपरिमेय संख्या आप तो जानते हैं। ये देखिए √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से करके जो सिंगल है वो आपसे कभी कभी पूछ देता है। ये नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछ देगा 2√3 या 5 + √7, ये पूछ सकता है प्लस वाला। या आपसे पूछ सकता है 3 - √7, है ना। 5 - √3 माइनस वाला पूछ सकता है आपसे। देखिए कितना वैरायटी क्वेश्चन है। या आपसे पूछेगा 2√3 को अपरिमेय संख्या को सिद्ध करिए। सब अपरिमेय संख्या है। 5√2 को करिए। या कभी इस तरह से पूछ देगा कि जो है दोनों रूट में रहेगा, √5 √7, इस तरह से √3 - √5, इस तरह से आपसे पूछ देगा। या डिवाइड में रहेगा तो उसको पूछ देगा 1/√2, हाँ, 5/√3, 3√5/√2, इस तरह से। ये सारे के सारे आपको क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना सारे में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में फिक्स है कि आपको आएगा। ठीक है, 2 नंबर में इतना फिक्स है। आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको 15 बनाने रहते हैं। उस 15 में आपको एक क्वेश्चन ये बना लेना है। अभी आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे पहला टाइप। ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसमें जो पहला टाइप है उसको सीख लेंगे। फिर इस पर होमवर्क देंगे, इसको आप बना के आएंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चले शुरू करें। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपको कह दिया सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। लो, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने में ना हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कि हम जान रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, जबरदस्ती मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि पचने लायक नहीं है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या आपको ये बात पच पा रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं ना, लेकिन हम लोग मान लेंगे। यही विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन। बाद में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है श्योरली जाके गलत हो जाना है। और जैसे ही गलत हो जाएगा तो हम कहेंगे √2 परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्या में दूसरा संख्या कौन है, तो परिमेय के अलावा कौन है, अपरिमेय है। इसको कंट्राडिक्शन कहते हैं। मतलब विरोधाभास से पहले हम लोग गलत मान के उसको शुरू करते हैं,
फिर आगे जाके देखते हैं कि तो गलत हो गया। जैसे हमने मान लिया कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तब अब √2 जब परिमेय संख्या है तो उसके डेफिनेशन के अनुसार अब हम लोग चलते चलेंगे। तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 एक परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। और एक कहता है कि p और q एक क्या हो, पूर्णांक हो, p और q एक पूर्णांक हो, तथा p और q सहअभाज्य संख्या हो, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या आप समझते हैं, इसको थोड़ा तोड़ के बताते हैं। सहअभाज्य मतलब होता है दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होना। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होना, एक। जैसे कि देखिए, एक परिमेय संख्या मान लीजिए आप जो है 16 बाई मान लीजिए आप ले लिए 40, तो ये परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा गया है। q 0 भी नहीं है और p और q क्या है, पूर्णांक भी है। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 2 बाई क्या हो गया, 5। आप देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। मानी p भी अभाज्य संख्या और q भी अभाज्य संख्या, तो दोनों सहअभाज्य। अभी सहअभाज्य नहीं हो, दोनों अभाज्य होने से सहअभाज्य नहीं हो जाएगा। दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे। जैसे देखिए मौसा निकालिए, 2 दूनी 4, 1, देखिए देख लिए, तो दोनों संख्याओं का मौसा कितना हुआ, दोनों अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो गया, 1। इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा अगर 1 है तो दोनों को क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। इसको दूसरे तरह से समझिए, सहअभाज्य मतलब हो गया कि मौसा मतलब भी होता है कि p और q का मौसा अगर 1 है, इसका मतलब है कि p और q सिर्फ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 1 है। मतलब दोनों 1 से कट रहा है। p किसी और से कटता होगा तो q किसी और से कटता होगा, लेकिन दोनों किससे कट रहा है, 1 से। दोनों किससे विभाजित हो रहा है, 1 से। मौसा का मतलब यही होता है, वैसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो दोनों संख्या को कौन विभाजित कर रहा है, 1। समझ में आ रहा है, वैसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, तो मौसा हो गया। p और q सहअभाज्य मतलब हो गया p और q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो क्या है, 1 है। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे कि p और q का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या एक शब्द में लिख सकते हैं कौन चीज, सहअभाज्य संख्या। दोनों बात एक ही है। तो हम क्या मान लिए कि √1 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार इसको लिख दिए। और एक बात यहाँ ध्यान रखना है सिर्फ कि p और q सिर्फ किससे कट सकता है, 1 से। कॉमन डिफरेंस, कॉमन गुणनखंड क्या है, दोनों का 1 है। और बहुत सारे से कट सकता है, लेकिन कॉमन कौन है, 1 है। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जैसे ही इसका वर्ग कीजिएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग कीजिएगा तो p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा √2 का स्क्वायर, √2 गुना √2 तो 2 हो जाता है। और ये हो गया कौन चीज, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। जैसे ही क्रॉस कीजिएगा, तो क्रॉस जैसे ही कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 1 है, तो क्रॉस कीजिए, ये हो गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 डाल देना है ना। अब जो है देखिए, अब यहाँ पर जब आप यूक्लिड भाग लेमा अभी जस्ट खत्म किए हैं, तो उसके अनुसार देखिए ये एक संख्या है p स्क्वायर, जो 2 से भाग दिया जा रहा है इसको, और भागफल कितना आ रहा है, q स्क्वायर, और शेषफल कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो भी संख्या है p स्क्वायर, ये किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। p स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। ये कैसे पता चल रहा है, इस इक्वेशन से। ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, p स्क्वायर को। किससे दे रहे हैं, 2 से। भागफल कितना आ रहा है, q स्क्वायर, और शेषफल 0 है। कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कुल मिला के
कि जो पी स्क्वायर है 2 से विभाजित है। यहाँ आप अभी जस्ट यूक्लिड भाग लेमा खत्म किए हैं तो इसको समझ सकते हैं आप। ये इक्वेशन कहना चाह रहा है कि पी स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से। ठीक, आप थोड़ा सोच के देखिए यहाँ पर कि अगर कोई संख्या 2 स्क्वायर है, ये 2 से विभाजित है, 2 से क्या है? डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो क्या ये 2 जो है खुद 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए। तो नहीं तो मान के चलिए 4 का स्क्वायर ले लीजिए, ये 2 से विभाजित है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से विभाजित है। तो क्या ये खुद ये अपने 4 2 से विभाजित नहीं है? तो ये भी विभाजित है। 3 का स्क्वायर लीजिए, क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। तो 3 भी 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित है, जैसे कि ले लीजिए 6 का स्क्वायर, ये अगर 2 से विभाजित है तो 6 भी क्या है? 2 से विभाजित होगा। अगर इसको आप समझ पा रहे हैं तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित होगा? पी भी 2 से विभाजित होगा। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? यहीं पर आपको समझना है। अगर पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो रहा है तो जो खुद पी है वो भी 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। ये बात आप समझ गए तो इसका जो मेन पॉइंट है यही समझ गए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था? पी और क्यू का गुणनखंड 1 है और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन गुणनखंड जो सार्व गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कौन है? 1 है। आगे देखते चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, यही जो पी आप ले रहे हैं, यहाँ से पी को फिर से p बराबर 2c मान लीजिए। क्योंकि ऐसा काहे मानते हैं हम लोग? कोई पूछ सकता है सवाल। तो p बराबर 2c इसलिए माना गया क्योंकि ऊपर लिखे हैं कि p किससे विभाजित है? 2 से। यूक्लिड भाग लेमा बोलता है अगर कोई 2 से विभाजित है तो उसको आप ऐसे लिखिए, a बराबर 2q। ये किससे विभाजित है? 2 से। और जो 2 से विभाजित नहीं है, माने विषम संख्या है, उसको आप ऐसे लिखिए 2q + 1। देखिए, ये एक संख्या है जिसको 2 से भाग दे रहे हैं और शेषफल कितना हो रहा है? 1। तो शेषफल जिसमें 1 बचेगा, 2 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। और 2 से पूरा पूरा भाग लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। चूंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो p बराबर 2c भी लिख सकते हैं, p बराबर 2q भी लिख सकते हैं, p बराबर 2m भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देते हैं, सब का सब m लिखो, q लिखो, सब पूर्णांकन है। तो यहाँ लिख देना है कि c क्या है? एक पूर्णांक है। कुछ भी लिख सकते हैं, अक्षर में आप कोई भी ले लो। अब आप बात समझ पा रहे हैं कि ऐसा यहाँ क्यों लिखा गया? अपने मन से नहीं लिखें। यहाँ पर p 2 से विभाजित है, इसलिए p को हम यूक्लिड भागलेमा की तरह से लिख दिए। सही है। अब जब p का मान रख दिया तो आप क्या करेंगे? p बराबर 2c का मान समीकरण जो 1 आप लिए थे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिख रहा है आपको? दिखाते हैं, देखिए। ये समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, इसको छोटा कर देते हैं, दिखे। हाँ देखिए, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है, तो p के बदले क्या रखना है? 2c। चलो रख देते हैं, p का मान रख देते हैं यहाँ पर 2c का होल स्क्वायर। ये समीकरण का चिन्ह वगैरह देखते चलिए, आप लोग नहीं देते हैं। 2c स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2q स्क्वायर। 2c स्क्वायर को लिख देते हैं 4c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2q स्क्वायर। देख रहे हैं? अब यहाँ क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बच गया, देखो तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बच गया q स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा पलट के लिखो, LHS RHS पलट दो थोड़ा सा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया? 2। अब इसको तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कोई जो नंबर q स्क्वायर है, ये देखिए 2 से पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? भाग लग जा रहा है। जैसे वहां समझाए सेम टू सेम, तो यहाँ क्या हो गया? q स्क्वायर जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित है। बहुत सिंपल है, पूरी तरह से विभाजित है। तो क्या आप खुद ये q जो है खुद 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 2 से विभाजित है। ये बात समझ गए? अब देखिए, अब आप जो है
समीकरण 1 दिख रहा है इधर, समीकरण 1 देखिए, पी स्क्वायर बराबर, पी जो है किससे विभाजित हो रहा है 2 से, और क्यू भी किससे विभाजित हो रहा है 2 से। और आप लिखे क्या थे शुरू में लिखे थे कि पी और क्यू एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब आप बोले थे कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ जो है आपने बताया था कि 1 है। लेकिन समीकरण 1 को देखिए, पी जो है 2 से भी कट रहा है और क्यू भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों किससे कट रहा है 2 से। और आपने माना क्या था कि पी और क्यू सिर्फ उभयनिष्ठ के रूप में किससे कट रहा है 1 से, और यहाँ देखने को मिल रहा है किससे कट रहा है 2 से। बस यही एक कंट्राडिक्शन हो गया। जो आप जो परिमेय संख्या का परिभाषा है वही इसको क्या कर दे रहा है, ये गलत हो जा रहा है। परिमेय संख्या जो भी देखो, अभी बताए थे आपको 5/7 है, 5/7 है। तो देखिए 5 किससे किससे कटेगा, 1 से और 5 से, 1 से और 7 से। कोई भी परिमेय संख्या लिखेगा ना तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, 1, जो दोनों को काटेगा। कितनों बड़का से बड़का परिमेय संख्या छोटा से छोटा लिखो, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, 1। लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है, अभी जो मेरा परिमेय संख्या था, याद करो p/q है, वो सिर्फ हम लोग बोले थे कि 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है। देखो समीकरण 1 2 से पता चल रहा है। यहीं पर कंट्राडिक्शन हो गया। जो परिमेय संख्या का परिभाषा है यहाँ पर क्या हो जा रहा है, फेल। तो क्या फेल हो रहा है, तो इसको लिखना है। इसे देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से पता चलता है कि, क्या पता चलता है कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाँ कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावे, मतलब अभी हम लोग माने थे 1, उसके अलावे 2 भी है, 2 भी है। अतः तब तो हमारी जो मान्यता हम लोग लिए थे कि परिमेय संख्या गलत साबित हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। क्या गलत साबित होती है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही कंट्राडिक्शन हो गया, परिमेय संख्या है। इसीलिए जब परिमेय संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्या हम द्वितीय संख्या है, परिमेय संख्या और जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो इसीलिए √2 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इसी को कहा जाता है विरोधाभास प्रक्रिया, कंट्राडिक्शन मेथड। पहले परिमेय संख्या मान लिए, बाद में देखे कि परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार ही नहीं चल पा रहा है, तो हमने कह दिया ये गलत है। गलत है तो भाई परिमेय संख्या गलत है तो है क्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी √2, √3, √4 नहीं, √4 तो आपको परिमेय हो गया, √5, √6, √7, इस तरह से बहुत सारा अकेले अकेले में आएगा। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है प्रूव करने के लिए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं, हम इतना समझ पा रहे हैं कि आप जो है समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो इसी पर आपको सवाल बना के लाना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आता ही आता है आपके बोर्ड में, है ना, ये आपके बोर्ड में आता है। तो आपके लिए देखिए एक होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं, जो कि आपको कॉपी भी चेक कराना है। तो होमवर्क है, निम्नलिखित अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें, है ना। तो पहला इसमें है √3 को करना है आपको, दूसरा √7 को, तीसरा √5 को, और चौथा जो बहुत बार आया है √11 को, और एक और कर लेंगे √15 को। इतना सा आप करके आएंगे, कॉपी जमा करेंगे और फिर चेक करेंगे। फिर इसी का अगला टाइप अभी और वही प्लस वाला है, माइनस वाला है, भाग वाला है, फिर अगले में आपको बताएंगे। धीरे धीरे आपका पूरा रिवीजन क्लास ऐसे ही ख़त्म होते जाएगा। और आप जब एक कॉपी को पूरा बना लेंगे, नोटबुक बन जाएगा, तो बस वो आपके लिए रामबाण हो जाएगा। उसी को देख करके बोर्ड में जाइएगा, आपको 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक ना करें तो।
आपको सारा उसी नोटबुक से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब जो है हम लोग कल देखेंगे।